अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट हंगामा में नसीम राजपूती के तमाम नाजरीन से मुखातिब है, सीट बेल्ट बांध ले, दुआओं के लिए एहतमाम कर ले, तस्बीहां हाथ में पकड़ ले, दिल की धड़कनें तेज कर ले, क्योंकि के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल वन ऑफ द टफेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने जा रही है। पाकिस्तान टीम ने बिलाशुबा इस वर्ल्ड T20 में ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते कि आज इस डू एंड डाई मैच में, प्रेशर मैच में क्या कुछ होता है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मेरे साथ शो में गुफ्तगू के लिए जिन्हें आप देखते रहते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर मैनेजर, कोच, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले हारून रशीद साहब शो का हिस्सा है और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में सहाफत का बहुत बड़ा नाम, आप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में अपनी एक अलहदा शनाख्त रखते हैं। आप बहुत ही डिग्निटी वाले पाकिस्तान में जो साथी हैं उनमें उनका शुमार किया जाता है। सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, और सबसे बड़ी चीज जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, ये मेरे इंतहाई काबिल एहतराम उस्ताद हैं जिनकी वजह से मैं इस फील्ड में आया, अब्दुल माजिद भट्टी साहब। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका और हारून रशीद साहब का, आपने हमें ज्वाइन किया। हारून भाई, हम दोनों तो स्टार्ट लेते हैं, जरा भट्टी साहब की तो राय ले, कुछ होने जा रहा है आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में। भट्टी साहब, जबरदस्त किस्म का मुकाबला, क्या कहेंगे आप? देखिए नसीम, मुकाबला तो 7 बजे शुरू होगा, लेकिन आज दो बड़ी अहम चीजें हो गई। एक तो पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलना है ऑस्ट्रेलिया से, दूसरा आज आपने हारून भाई को काफी अरसे बाद हमसे मिलवा दिया, क्योंकि जब से ये लाहौर से कराची आए फिर मेरा ख्याल में DHA में कहीं गुम हो गए। तो सोशल मीडिया पे कभी कभार इनके ट्वीट्स देखते हैं, लेकिन देखिए हम लोग बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़ा जबरदस्त हमने पहले 5 मैचेस में परफॉर्म किया। लेकिन नसीम, आज नया दिन है, नया मैच है, एज ए नेशन हम लोग जज्बाती बहुत ज्यादा हैं। मैं हारून भाई को पता है कि इंजमाम जब कप्तान थे, मेरी इंजमाम से बड़ी अभी भी दोस्ती है, तो इंजमाम यही कहता था कि जो हमने कर दिया वो पास हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी जबरदस्त प्रोफेशनल टीम है उनकी। अगर आप बॉलिंग लाइनअप देख लें, मिचेल स्टार्क को देख लें, पैट कमिंस को देख लें, जो मेरे हिसाब से शायद इस दुबई की विकेट पर ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, वो एडम जंपा हैं। फिर उनकी बैटिंग में अभी तक हमने स्टीव स्मिथ को परफॉर्म करते हुए पूरे टूर्नामेंट में नहीं देखा। देखिए नसीम, मैं 2010 में उन चंद पाकिस्तानियों में से एक था, पाकिस्तान टीम के लोगों के अलावा, जो वहां सेंट लूसिया में मौजूद थे। पाकिस्तान ने जब 20 ओवर बैटिंग की, मैच पाकिस्तान के कंट्रोल में था। ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग शुरू की, 17 ओवर तक मैच पाकिस्तान के कंट्रोल में था। आखिरी 3 ओवर में जब माइकल हसी ने सईद अजमल को छक्के मारे तो पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। तो लिहाजा पाकिस्तान टीम, नो डाउट हमारी टीम है, हम सब की ख्वाहिश है कि हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन हमें पास्ट की कोई चीज कैरी नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम को, लड़कों को यही बताना चाहिए कि एक आम मैचों की तरह खेलें। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस इत्तेफाक से, मुझे 1987 में लाहौर में जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, मेरा ख्याल उससे बड़ी, हारून भाई भी इत्तेफाक करेंगे कि पाकिस्तान की टीम नहीं थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हल्की टीम ने वहां भी पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल जीत लिया। तो पाकिस्तान एक नॉर्मल मैचेस की तरह अगर इस मैच को खेल गया, ऑस्ट्रेलिया को बर्दाश्त कर गया, क्योंकि देखिए हारून भाई का डेब्यू 1977 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना, वो आपके मेन प्लेयर्स को टारगेट करती है। मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान टीम को डिस्टर्ब करने के लिए स्लेजिंग तो करेगी, वो ऊपर से बाबर आजम को बैटिंग में टारगेट करेगी, रिजवान को टारगेट करेगी, शाहीन शाह अफरीदी को अफरा तफरी का शिकार करेगी। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन ऑन पेपर मेरे ख्याल में मामला 50-50 का है। अगर पाकिस्तान टीम ने ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया तो आज रात को इंशाल्लाह हम और आप फिर जश्न मनाएंगे जीत का। इंशाल्लाह जश्न हम ही मनाएंगे। लेकिन हारून भाई,
अभी माजिद भट्टी साहब ने सेंट लूसिया का जिक्र किया, तो हमारे एक मरहूम दोस्त, बहुत ही अच्छे दोस्त थे, अंसार नकवी साहब, जो वाकया हुआ था जहाज का, जो मदीर में जहाज गिरा था, उसमें वो भी सवार थे, और अल्लाह ताला को यही मंजूर था, फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमें याद है उस दिन उन्होंने मिठाई मंगा ली थी। जिस चैनल में मैं वीडियो में था, तो वहां मिठाई आ गई थी और बड़े इंतजाम उन्होंने कर लिए थे। उसके बाद कोई मिठाई खा नहीं था कि जब माइक हसी ने छक्के लगाए थे। तो अरुण भाई, जिस तरह की हिस्ट्री है, तो उसको देखते हैं, तो फिर पाकिस्तान 16 मैचेस कंसेक्यूटिव जीता हुआ है इमारात की कंडीशन में, लेकिन आज तक ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आईसीसी के नॉकआउट मैच में नहीं जीत सका, नॉकआउट मुकाबले में। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अरुण भाई? या इसमें तो कोई शक नहीं है। आई थिंक मैं थोड़ी सी जो माजिद भट्टी साहब ने जो बात की उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने तो सेंट लूसिया का जिक्र किया। अगर आप इसी टूर्नामेंट का ले लें, यही जो वर्ल्ड कप हो रहा है, इसमें भी मुतअद्दिद टीमों को ऐसी सिचुएशंस आई जिसमें वो 17 ओवर तक मैचेस जीत रहे थे। इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान के कई ऐसे मैचेस, 2 मैचेस ऐसे थे जिसमें ऐसे लग रहा था 17 ओवर तक कि पाकिस्तान वो मैच हार जाएगा। लेकिन आप देखें कि वही जो T20 का खासा है कि आखिरी के 2 से 3 ओवर्स में अगर आपके पास इतने सॉलिड, ऐसे पावरफुल किस्म के बैट्समैन हैं जैसे कि दोनों टीमों के पास हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास तो बहुत ही खतरनाक किस्म के बैट्समैन हैं। अगर मैं मैक्सवेल का जिक्र करूं, अगर मैं स्टोइनिस का जिक्र करूं, अगर मैं मिचेल मार्श का जिक्र करूं, और जो स्टेबिलिटी फैक्टर का जिक्र जो किया माजिद ने, जिसके लिए स्मिथ के बारे में बात की, तो टीम तो वो बहुत अच्छी है। देखिए, मैं थोड़ा सा इस कॉन्टेस्ट में इसको इस तरह लूंगा कि दुबई वो वाहिद पिच है यूएई में जहां थोड़ा सा बाउंस होता है। एक फ्रेश पिच बनी हुई होगी, ये ऐसी पिच होगी जो फ्रेश होगी, जिसमें लाइफ होगी, और जब लाइफ होगी और थोड़ा सा भी अगर ग्रास हुआ, और अगर टॉस खुदा ना खास्ता दोनों टीमों में से कोई भी हार गया, और अगर ऑस्ट्रेलिया मैच जीत के पाकिस्तान को बैटिंग की दावत देता है, तो जो उनके बॉलर्स है ना, वो बॉल उसको हिट करते हैं, यानी वो पिच को हिट करते हैं, डेक को मारते हैं, तो गेंद को बाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, वो सब लंबे हैं। वेयर एज पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही रिवर्स स्ट्रेटेजी है उनकी, वो आगे की तरफ बॉल करते हैं और वहां से सो जहां पाकिस्तान की बैटिंग को वेस्ट हाइट से ऊपर बॉल मिलेगा ना, तो वहां उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन होता यह है कि जब वो बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हो ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो मैं इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंट की शेप में नहीं देखना चाहता, जैसे कि अभी माजिद भाई ने कहा। अब हमने आगे क्या करना है, हमने उसको देखना है, क्योंकि हर दिन एक नया दिन है और हर दिन एक नया मैच है। सो मेरे अपने नजदीक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। ऑस्ट्रेलियंस बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के और टफ फाइटर्स हैं। लेकिन भट्टी साहब, ओवरऑल कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा शाहीन शाह अफरीदी का, खास तौर पे वो जो नई गेंद उन्होंने करनी है, और ऊपर से जो वार्नर की विकेटें 280 प्लस स्कोर कर चुके हैं। अगर स्मिथ ने परफॉर्म नहीं किया तो मैक्सवेल ने भी परफॉर्म नहीं किया। 2 डेंजरस कंटेंडर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वार्नर इन फॉर्म है। शाहीन से इब्तिदा में हमें किस तरह का? देखिए नसीम, शाहीन शाह का जो पहला स्पेल होगा, गालिबन 2 ओवर का स्पेल होगा। अगर आप देखें कि पाकिस्तान की 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ मैच में पहले 2 ओवर का जो स्पेल था शाहीन शाह अफरीदी का, जिसमें रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट किया, आज उसी स्पेल की वजह से पाकिस्तान टीम इस मकाम पे पहुंच गई कि अब से 1 घंटे बाद जब टॉस होगा, और इंशाल्लाह हराने की सलाहियत रखती है। लेकिन आप देखें कि पहले मैच के बाद दरमियान के 4 मैचेस में शाहीन अफरीदी, वो शाहीन अफरीदी हमें नजर नहीं आए जो पहले मैच में जो शाहीन अफरीदी हमें दिखाई दी है, क्योंकि सेकंड स्पेल में उन्होंने फिर विराट कोहली को भी आके आउट किया था। मेरे ख्याल में आज वो अगर पहला स्पेल अच्छा कर दें, ऊपर से डेविड वार्नर को निकाल दें, या उनके जो कप्तान है एरन फिंच। लेकिन नसीम, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि शाहीन के साथ दूसरे एंड से क्या हफीज आएंगे या इमाद वसीम आएंगे। तो आज बाबर आजम की कप्तानी का भी इम्तहान है, क्योंकि बड़ा मैच है, प्रेशर वाला मैच है, और ऑस्ट्रेलियंस, हारून भाई तो बहुत दफा गए ऑस्ट्रेलिया। मुझे याद है 2014 में जब हारून भाई पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मैनेजर थे, सभी अजहर कोच थे, तो बाबर आजम उस वक्त पाकिस्तान के कप्तान थे। तो हारून भाई, बाबर आजम का जो माइंड सेट है उसके बारे में भी
हमसे बेहतर डिस्क्राइब कर सकते हैं। हारून भाई, बाबर आजम का भी माइंड सेट बताना है और आपने अपना भी माइंड सेट बताना है। हारून भाई, सिर्फ बाबर आजम का नहीं बताना, आपका माइंड कहता है कि वार्नर को देखते हुए, जैसे भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि हफीज एक ऑप्शन मौजूद है, जबकि हम्माद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, रन बहुत रोके। देखिए, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो जिक्र किया है उसमें सेकंड ओवर है। देखिए, शाहीन शाह को अगर तो स्विंग मिलेगा तब तो वो डेंजरस साबित हो सकता है। अगर आज, क्योंकि स्विंग एटमॉस्फेयर की वजह से भी मिलता है, हैवी एटमॉस्फेयर की वजह से आपको अगर अर्ली स्टेजेस में स्विंग मिल गया, और अगर वो स्विंग करने में खासतौर पर की इन स्विंग डिलीवरी जो है वो तंग करती है। इसी तरह दूसरी तरफ स्टार्क भी है, आप मिचेल स्टार्क को भी ना भूलें, क्योंकि वो भी बाएं हाथ से बॉलिंग करते हैं और वो भी बड़ी तेज इन स्विंग करते हैं और यॉर्कर बहुत अच्छी करते हैं। जो दूसरे एंड से बॉलिंग करने वाला बाबर, मैं ये फील करता हूं कि वो क्योंकि अगर देखा जाए तो हफीज डेफिनेटली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल बॉलर है विद द न्यू बॉल। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ये देखें कि इमाद का जो बॉल है ना, वो बजाय स्पिन होने के गेंद अंदर की तरफ आता है, तो मे बी वो भी लेफ्ट आर्मर के लिए ऑफ स्पिन ही होगा। सो आपने याद ये होगा कि अभी शायद स्कॉटलैंड के मैच में या किसी एक ऐसे मैच में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को आउट किया था हफीज ने, मिड विकेट के ऊपर हिट मारने गए थे और गेंद टॉप एज हुई थी और शॉट थर्ड मैन पे कैच आउट हो गए थे। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन डेफिनेटली होगा, लेकिन इसका फैसला जो है ना एक ओवर में भी हो सकता है। आप अगर एक ओवर देते हैं इमाद वसीम को और देखते हैं कि वो कामयाब नहीं हुए, तो आप थर्ड ओवर में अगर वार्नर रह जाते हैं तो आप फिर आप हफीज को ला सकते हो। तो ये जो कैप्टन की जो टैक्टिक्स है ना, वो इस तरह भी चेंज होती हैं कि आप इतना प्लान ए लेकर आए हैं, आपने कहा कि ठीक है, मैं अगर आज शाहीन से और इमाद से करूंगा या मैं शाहीन से और हफीज से करूंगा। अगर पहले 2-3 ओवरों में मेरा प्लान एक कामयाब नहीं होता तो मैं हफीज की जगह या इमाद की जगह मैं चेंजेस ले आऊंगा। अगर इमाद पहला ओवर कर रहे हैं तो मैं थर्ड ओवर जो है वो मैं हफीज से करवा के देख लूंगा, और अगर हफीज पहले कर रहे हैं तो मैं, अगर हफीज नहीं चले पहले ओवर में, तो मैं, क्योंकि वार्नर को आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर्स हैं, और फिंच भी, आई थिंक ये अगर खेलेंगे तो ये 8 से 9 रन या 10 रन के ओवर तो आराम से निकालते हैं, इनका कोई इशू नहीं है। फिर मिचेल स्टार्क है नीचे जो नंबर 3 पे उनका प्रॉब्लम हो रहा था, उसको आगे थोड़ा सा उन्होंने स्टेबलाइज किया है। सो इंटरेस्टिंग डिसीजन कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको ये बताऊं कि बाबर अंडर 16 से कप्तानी कर रहे हैं। अंडर 15 का वर्ल्ड कप जो हुआ था वेस्ट इंडीज में, उसमें भी इत्तेफाक से मैं ही गया था एज मैनेजर, वहां भी वो कैप्टन थे। अंडर 19 का वर्ल्ड कप जो जिक्र किया अभी माजिद भाई ने, उसमें भी मैं ही मैनेजर था, तो मैं बहुत बहुत क्लोजली उनको ग्रो होते हुए देख रहा हूँ एज कैप्टन एंड एज अ प्लेयर। सो मेरे अपने नजदीक काफी हो चुके हैं वो, और उन्होंने जो जिस तरीके से अभी जो कप्तानी की है वो अच्छी है। देखिए, T20 में कप्तानी का एलिमेंट जो है ना वो थोड़ा सा निगेट हो जाता है। आप देखें कि कितना अच्छा कंट्रोल किया हुआ था मैच इंग्लैंड ने कल, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन नीशम ने आते ही सारे का सारा मैच पलट दिया। सो मेरे अपने नजदीक बहुत ही हौसले के साथ फील्डिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बॉलिंग जिस तरीके से कर रहे हैं। जो पाकिस्तान को एक और एडवांटेज है ना, वो ये है कि पाकिस्तान को जो फास्ट बॉलर्स का जो स्लोअर बॉल है ना, वो बड़ा डिसेप्टिव है। यानी वो डिसेप्टिव इसलिए है कि वो बहुत लेट छोड़ते हैं बॉल को, वेयर एज जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स उनका साफ नजर आ जाता है कि वो स्लोअर बॉल कर रहे हैं। सो ये एक वो एडवांटेज है जिसमें आप देखते हैं कि आपके हारिस रऊफ कामयाब होते हैं, आप देखते हैं हसन अली कामयाब होते हैं, उसका रीजन यही है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने सेकंड अगर बॉलिंग कर दी और अगर व्यू का फैक्टर आ गया फिर, जी हारून भाई, आज जी जी मैथ्यू जी हेडन ने माजिद क्या कुछ पाकिस्तान कह को रहे क्या, थे? मैं कह रहा हूं कि आज मैथ्यू हेडन ने पाकिस्तान टीम को क्या बताया होगा? या डेफिनेटली, हाँ, ये देखें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, ये बहुत जबरदस्त किस्म का सवाल किया। मैथ्यू हेडन ने ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट बताया होगा पाकिस्तानी को, कि वो किस तरीके से अटैक करते हैं और कहां कहां अटैक करते हैं, और कहीं भी वो नीचे नहीं गिरते, और पाकिस्तान को तैयार किया हुआ होगा कि आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, वो आपके ऊपर स्लेजिंग करेंगे। आप लोगों ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी, आपने अपने गेम को देखना है, जिस तरीके से आप खेलते हुए चले आ रहे हो उसी तरीके से खेले। देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग ज्यादा बैलेंस्ड है एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास 3 फास्ट बॉलर है और 1 स्पिनर है, पाकिस्तान के पास 3 फास्ट बॉलर है और 3 स्पिनर्स हैं। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक में मौजूद है। सो मेरे नजदीक हेडन ने आज जो भी पेप टॉक हुई होगी उसमें टोटल फोकस उन्होंने बताया होगा कि हम ऑस्ट्रेलियंस किस तरीके से ऑपोजिशन को लेते हैं, और फिर ऑपोजिशन हम किस वक्त नीचे गिरते हैं, और ऑपोजिशन क्या करती थी तो ऑस्ट्रेलियन जो है वो नीचे गिरते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज हेटन का जो डिस्कशन हुई होगी टीम के साथ।
माजिद बल्कि साहब, आपका एक वसी तजुर्बा है इंटरनेशनल क्रिकेट कवर करने का, बल्कि लिमिटेड लोग होंगे जितना आपका एक्सपीरियंस है, जितने आपने वर्ल्ड कप कवर किए। पाकिस्तान की इतनी अच्छी कारकर्दगी हमने किसी वर्ल्ड वर्ल्ड T20 में, वर्ल्ड कप में नहीं देखी कि हमने स्टार्ट से लेके आज सेमीफाइनल तक उनके ना देखा हो। रमीज राजा साहब का क्या रोल आपको नजर आया, नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, और पिछले जो वसीम खान और एहसान मानी का हटना क्या पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हुआ? मिसबा वकार का हटना क्या कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर हो गया? सकलैन ने अच्छा डिलीवर कर दिया, इमरान खान साहब से मुलाकात कराई, कि जरा इसको मिला के बताइए, ये फर्क आपने क्या देखा अपने तजुर्बे से? देखिए नसीम, वसीम खान तो छोड़ दे, वसीम खान तो पाकिस्तान की क्रिकेट को जहां छोड़ के गए, वो सब ने देख लिया कि आज हम जितनी मुश्किलों से दोबारा खड़े हो रहे हैं, तो उनमें इन लोगों का ज्यादा रोल था जो बाहर से आए, हमारी क्रिकेट को बीच मंझधार में छोड़कर और बाद में निकल गए। लेकिन देखिए, रमीज राजा का पहला क्रेडिट ये है, हालांकि थोड़ा सा टाइम हुआ है। अब वसीम खान का जो सोशल मीडिया पे एक ग्रुप है, वो अभी थोड़ी देर में हम मेरी ट्रोलिंग शुरू कर देगा, गाली गलौज शुरू कर देगा। वो क्रेडिट लेते हैं कि जी ये सारा सेटअप उन्होंने बनाया। रमीज राजा का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है कि रमीज राजा पास में शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, इनके बारे में अच्छे अल्फाज नहीं कहते रहे अपने यूट्यूब चैनल पे, लेकिन जब वो चेयरमैन बने, उन्होंने पिछले दिनों लम्स में एक तकरीर में भी ये बात कही कि बाबर आजम मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे सरफराज दे दें, मुझे हफीज दे दें, शोएब मलिक दे दें, मुझे फखर जमान दे दें। तो कप्तान ने जो टीम मांगी, वो कप्तान को टीम दे दी। अब आप देखें कि कप्तान उसी टीम को लड़ा रहा है। दूसरा, मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक इस पूरी जर्नी में एक खामोश किरदार की हैसियत से टीम के साथ है। टीवी पे ज्यादा नहीं आता, उछल कूद करता हुआ हमें नजर नहीं आता, लेकिन आप देखें टीम के माहौल को हेड कोच ने पुरसुकून रखा हुआ है। हम माजी में देखते थे रोजाना 4-4 घंटे के प्रैक्टिस सेशन हो रहे हैं। मैंने और आपने यूई में बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन कवर किए, रोज ही टीम ग्राउंड पहुंच जाती थी। अब आप देखें कि स्कॉटलैंड के मैच के बाद आज शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान ग्राउंड जाएंगे, बाकी प्लेयर 2 दिन के आराम के बाद कल गए। तो मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक ने काफी पुरसुकून माहौल को रखा हुआ है। देखिए, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मिसबा वकार या यूनुस खान के खिलाफ नहीं था, लेकिन जो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे क्या प्लेयर्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये सारे तीनों कैरेक्टर्स अपने माजी में गुम हैं। ये मीटिंग्स में अपनी माजी की कहानियां बयान करते थे, लेकिन सकलैन ने चूंकि इंग्लैंड के साथ काम किया हुआ, न्यूजीलैंड के साथ, बांग्लादेश के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, कोच को देखें, हारून भाई भी कोच रहे हैं, कोच को थोड़ा सा नीचे आना पड़ता है। इत्तेफाक से वकार यूनुस और मिसबाउल हक स्टारडम से निकले नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में सकलैन मुश्ताक और बाबर आजम को क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने टीम के माहौल को पुरसुकून रखा और टीम ने उनको डिलीवर करके दिया। अच्छा, मैथ्यू हेडन और वर्नन फर्नांडीज का रोल कहीं आपको लगता है कि टीम की बॉडी लैंग्वेज उठाने में बेटा भी बड़ा किरदार रहा? देखिए, यकीनन प्रोफेशनल लोग हैं, वो जब आए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ, तो जाहिर है इस स्टेज पे आप टीम की टेक्निक तो चेंज नहीं कर सकते, ना किसी को बॉलिंग सिखा सकते, ना बैटिंग, लेकिन थोड़े वक्त में जितना उनका माइंडसेट वो चेंज कर सकते थे या उनके जहन में अच्छी अच्छी बातें डालते थे। मुझे आज भी मैथ्यू हेडन की वो वीडियो याद है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज की। उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ भी रहा हूं, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान टीम का माहौल है, ऐसा माहौल मैंने ऑस्ट्रेलियन टीम का भी नहीं देखा। तो इसका मतलब है पाकिस्तान की पूरी मैनेजमेंट, जिसमें मंसूर राना भी आते हैं, सकलैन मुश्ताक भी हैं, बाबर आजम भी हैं और दीगर कोचेज हैं, सबको क्रेडिट है। लेकिन ये ओवरऑल टीम एफर्ट है, क्रिकेट बोर्ड भी सपोर्ट कर रहा है, टीम मैनेजमेंट भी अपनी टीम के पीछे खड़ी हुई है और लड़के एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। देखिए, आज भी नसीम, जो अभी तक की इत्तलात हैं कि पाकिस्तान की अनचेंज टीम है, मैंने तो अपने काफी अरसे से अपने कैरियर में ऐसा नहीं देखा कि 6 मैचों में पाकिस्तान ने एक ही तरह के 11 खिलाड़ी खिला दिए हों। तो इसका मतलब है कि प्लेयर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं,
हर मैच में नया मैच विनर सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है कि फखर जमान, इमाद वसीम, हसन अली जो पिछले मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके थे, आज उनका दिन है। हो सकता है इनमें से कोई पाकिस्तान का मैच विनर हो। अरुण भाई, जैसे अभी भट्टी साहब ने ट्रस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये ट्रस्ट हमारी क्रिकेट से मिस कर रहा था। जिस चीज को हम ये जो रिलायबिलिटी होती है प्लेयर्स की, वो हमें रिलायबल इस तरीके के प्लेयर्स नजर नहीं आ रहे थे। तो ये जो ये ट्रस्ट, जो मैं तवील सवाल पे नहीं जा रहा हूँ, रमीज राजा साहब के साथ आपका बहुत टाइम गुजरा है, इससे पहले वाली मैनेजमेंट के साथ भी आपने थोड़ी सी नौकरी की थी, उसके बाद आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आप खत्म हो गए थे, लेकिन जरा इसको आपने एक्सप्लेन करना है, कैसे करेंगे? देखिए नसीम और ये माजिद ने जो बातें की हैं इसमें बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। अगर आपको याद हो, अपने पिछले प्रोग्राम्स में बहुत दफा हमने इस इशू के ऊपर डिस्कस किया कि जितने भी पुराने ग्रेट्स आते हैं वो अपने आप को उसी ऑरा में रखते हैं, उसी इरा में रखते हैं और ज्यादातर मिसालें अपनी देते हैं। वेयर एज जब आप कोच के रूप में आते हैं ना, तो आपने अपनी उस स्टारडम को छोड़ना होता है। जो बदकिस्मती से हमारे जितने भी बड़े ग्रेट प्लेयर्स हैं वो उसको छोड़ते नहीं है, और इस वजह से जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है ना, वो जब वहां मैं की रट सुनता है तो वो परेशान हो जाता है। वेयर एज जो बाहर के ममालिक में वो ज्यादातर काम ये करते हैं कि वो ये कहते हैं कि प्रोफेशनल प्लेयर्स आप हैं, डिलीवर आपने करना है, हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि ये ऑपोजिशन है, उसके फलाने बैट्समैन इतने स्ट्रांग हैं, फलाने बॉलर्स इतने स्ट्रांग हैं, आपने उनको किस तरह से मुकाबला करना है, क्योंकि बैट आपके हाथ में है, बॉल आपके हाथ में है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं उनके स्ट्रांग पॉइंट्स और उनके वीक पॉइंट्स। स्ट्रेटेजी बन गई है, अंदर जाके आपने उसको करना है, और कॉन्फिडेंस हमारा आपके ऊपर है, क्योंकि मैचेस आपने जिताने, हमने बाहर से बैठ के कुछ नहीं करना। और ना ही वो क्रेडिट देते हैं। मैंने अभी तक ना हेडन को, ना मैंने फ्लैंडर को, और ना ही मैंने सकलैन मुश्ताक को फोर फ्रंट पे आते हुए देखा है, जो कि सपोर्ट स्टाफ का काम है। दुनिया भर की दूसरी टीमों में भी आप देख लें कि जो भी सपोर्ट स्टाफ है वो बैक डोर पे बैठा हुआ है, वो बैक बेंचेस पे है, वो आगे नहीं आता। अब मुझे बताएं कि कल के मैच में जब गप्टिल और विलियमसन आउट हुए तो कोई सोच सकता था कि न्यूजीलैंड की टीम वो मैच जीतेगी? लेकिन वहां पर जो बाकी प्लेयर्स थे, मिचेल था, नीशम था, उन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ना। और यही चीज आप देखें कि आसिफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आसिफ के ऊपर कितना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जब ड्रेसिंग रूम में वो वापस आते हैं ना, तो जो आप कोचेस की शक्ल देखते हैं तो उनके मुंह बने हुए होते थे। जब आप उनके मुंह बने हुए देखेंगे, बजाय इसके कि वो आके आपको कंसोल करें, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, यानी कि ये आलम था कि मिसबा तो आप अगर ग्राउंड में मैच हो रहा होता था, अगर उसको अभी दिखाते थे तो आपको पता लग जाता था कि यार ये तो मतलब इसकी शक्ल अजीब सी बनी हुई है। हालांकि हमें बहुत रिगार्ड है इन सारे प्लेयर्स का, यार इन्होंने बहुत सर्व किया है पाकिस्तान। लेकिन मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है कि जब प्लेयर से हट के कोच के रूप में आते हैं ना, तो वो जो प्लेयर वाला एलिमेंट है ना, उसको खत्म कर देना चाहिए। रमीज बीइंग अ क्रिकेटर और बीइंग अ कैप्टन, उसको ये सारी चीजों का पता है। यही वजह है कि आप देखें कि उसने आते ही, मुझे बताएं कि कितने चेयरमैन ने आके इन क्रिकेटर्स के साथ बात की। क्रिकेटर्स की प्रॉब्लम को रमीज बहुत अच्छी तरीके से समझता है, उसको ये भी पता है कि कप्तान का रोल क्या है। इमरान खान जब कैप्टन थे तो उनका रोल क्या होता था। ठीक है, बाबर को मैं वो स्ट्रेचर का कप्तान तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब आप कप्तान को कॉन्फिडेंस ही नहीं दोगे कि जाओ तुमने जो डिसीजन लेना है वो लो, तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप देखें बाबर की बॉडी लैंग्वेज जो मैं इस रिजीम के अंडर में देख रहा हूं और बाबर की जो बॉडी लैंग्वेज पिछले रिजीम के अंडर में देख रहा हूं, जमीन आसमान का फर्क है। बाबर डिसीजन लेता हुआ नजर आ रहा है, पिछले रिजीम में ऐसे लग रहा था वो डिसीजन लेता हुआ नजर आ रहा था। तो ये बहुत बड़ा फर्क आया, बहुत बड़ा फर्क बताया अरुण भाई को। बाबर डिसीजन ले रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, टॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और अब से तकरीबन कोई 35 मिनट के बाद टॉस होने जा रहा है, और पता वो बहुत ही क्रूशल टॉस है। भट्टी साहब, इससे पहले वाली मैनेजमेंट, जैसे अभी मिसबा की भी बात की कि जरा चेहरे से बहुत सारी चीजें अया हो जाती थी, लेकिन ये मैनेजमेंट जरा चिल एंजॉय कर रही है क्योंकि टीम जीत भी रही है। तो अब तक तो ये सूरत हाल है। अगर खुदा न खास्ता 35 मिनट के बाद पाकिस्तान टीम टॉस लूज कर जाती है, तो आपको ये जो नई मैनेजमेंट है इसमें कितनी कैपेबिलिटी दिखाई देती है कि वो टीम को उसी अंदाज से मोटिवेट कर ले कि ठीक है टॉस हो गया, और आपके ख्याल में कितने रन एटलीस्ट होने चाहिए? अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हम खेल रहे हैं। देखिए नसीम, 170 180 अच्छे रन हो सकते हैं इस दुबई के ग्राउंड पे। देखिए टॉस तो किसी के बस में नहीं है कि वो टॉस जीते, लेकिन पाकिस्तान टीम
वो हम कहते हैं ना कि हम जीते या हारे हमें तुमसे प्यार है, तो लिहाजा हमें अपने पाकिस्तानियों को जहनी तौर पर अब इस स्टेज पे जबकि मैच शुरू होने में 1 घंटा 5 मिनट रह गए हैं, तो ये भी मेंटली प्रिपेयर करना है कि खुदा न खास्ता अगर ये टीम हार जाती है फिर भी हमें सपोर्ट करना है। ये नहीं कि कल पुतले जल रहे हो सड़कों के ऊपर लड़कों के। लिहाजा ना टॉस में किसी का बस है, परफॉर्मेंस लड़कों के बस में है। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे थे पिछले मैचों में, आज भी पूरी कोशिश करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर एक नॉर्मल क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान इस मैच में जीत हार की तो हम जमानत नहीं दे सकते, लेकिन अच्छा फिनिश करेंगे। अगर खुदा न खास्ता हारेंगे भी तो लड़के हारेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर ड्यू का फैक्टर है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस वक्त दुबई का मेट ऑफिस क्या कहता है कि आई ड्यू गिरेगी या नहीं गिरेगी। अगर ड्यू का फैक्टर है तो बाद में जो टीम बॉलिंग करेगी वो यकीनी तौर पर उसको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि अच्छी खासी ड्यू गिरती है दुबई में। देखिए ये इसी बात को, जो माजिद भाई की बात को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ नसीम, माजिद भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए जब टीम मीटिंग होती है ना, तो टीम मीटिंग में दोनों ऑप्शन जेर गौर आते हैं, क्योंकि जैसे अभी इन्होंने कहा कि टॉस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो जब टीम मीटिंग होती है तो उसमें फैसला ये हो चुका होता है कि हमने टॉस जीत के पहले क्या करना है। लेकिन साथ ही फिर ये भी होता है कि अगर हम टॉस हार गए तो ऑब्वियसली हो सकता है हमें वही चीज पे का सामना करना पड़े जो हम करना चाहते हैं दूसरी टीम के लिए, यानी हमें उन्हें बैटिंग की दावत दी जाएगी। तो इसलिए हमने टॉस को अपने सर पे नहीं बिठाना। टॉस अगर हम जीत गए तो फिर हमारा प्लान चलेगा, अगर टॉस हम नहीं जीत गए तो फिर हमारा प्लान बी ये चलेगा कि हमने बैटिंग करनी है और जैसे 170-180 रन कहे उतने हमने जाने हैं। देखिए कल जो इंग्लैंड ने जो मिसरीड किया, होता ही है कि जैसे भी माजिद भाई ने कहा ना, टॉस जीत के जब आपको बैटिंग आएगी तो आपको 170-180 करना है, लेकिन वो जब 2 से 3 ओवर आप खेल लेते हैं ना बैटिंग करते हुए पहले, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि पिच में कितना बाउंस है या स्पिन है या स्विंग है या सीम है। उसके बाद आप फिर दोनों बैट्समैन तय करते हैं और ड्रेसिंग रूम तक मैसेज जाता है कि ये पिच हमें 160 की नजर आ रही है, 170 की नजर आ रही है या 180 की नजर आ रही है। फिर उसके मुताबिक वो स्ट्रेटेजी बनती है जब वो बैटिंग कर रहे हो पहले। तो यही सिचुएशन आज भी होने जाएगी दोनों तरफ से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी ये सोच रहा होगा कि अगर हम टॉस हार गए तो हमें पहले बैटिंग करनी है, तो हमने क्या करना है। तो इसलिए मैं ये फील करता हूं कि हमने किसी एक के ऊपर डिपेंड नहीं करना। जैसे कि हमने देखा अब तक पाकिस्तान की टीम में एक चीज अच्छी आ रही है कि पाकिस्तान को ओपनिंग स्टैट अच्छा मिल रहा है, जिसकी वजह से 10 से 12 ओवर ये दोनों ओपनर्स ले जाते हैं और बाद में हमारे पास जिस किस्म के बैट्समैन है वो अच्छा इस्तेमाल करते हैं और 7 रन का या 8 रन का एवरेज छोड़ के जाते हैं, उसको ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 9 या 10 पे ले जाएं और तकरीबन 170-80 पे फिनिश करें। सो मेरे नजदीक अगर पाकिस्तान के अर्ली विकेट्स गिरते भी हैं तो जैसे कि माहिद भाई ने बताया, घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि आपके पास सारे तकरीबन बैट्समैन इन्फॉर्म हो गए हैं। हमारे तो लोअर ऑर्डर बैट्समैन की बैटिंग ही नहीं आई, इमाद की हार्डली बैटिंग आई, शादाब की हार्डली बैटिंग आई। तो ये वो चीजें हैं कि आज के इस मैच में वो सारी चीजें होंगी, लेकिन अगेन जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम फील्डिंग करती हुई आ रही है, बस इसको इसी तरीके से फील्डिंग करनी चाहिए जैसे वो करते चले आए हैं, क्योंकि फील्डिंग का आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। भट्टी साहब आज कंडीशन फखर जमान के हक में होंगी काफी हद तक, जरा फास्ट बॉलर्स को खेलने का उन्हें मौका मिलेगा। क्या लग रहा है, फखर की फॉर्म वापस आ रही है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? नसीम अगर मुझसे पूछे और जाहिर है वो कहेंगे भाई आपने कितनी क्रिकेट खेली है, लेकिन जितने हमने क्रिकेट कवर की है, अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बाबर आजम सोचें तो फखर जमान से ओपन करवा दें रिजवान के साथ और खुद 1 डाउन पर आ जाएं। हो सकता है कि फखर पाकिस्तान को ऊपर से तेज स्टार्ट दे दे, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम नहीं है स्कॉटलैंड की तरह कि पहले 10 ओवर में आपने अगर 59 बनाए तो आखिरी 10 में ये 129 आपको नहीं बनाने देंगे। लिहाजा आपको स्कोर बोर्ड को शुरू से लेके चलना पड़ेगा। ये हारून भाई की बात पता है कब से, ये हारून भाई ने बात आज से नहीं की और ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड T20 कप में भी बोली कि यार लोग मेरे खिलाफ तो बोलेंगे लेकिन मैं ये बात जरूर करूंगा कि आप फखर को ऊपर खिला सकते हैं। ये भट्टी साहब दूसरे आदमी है हारून भाई, मैंने नहीं सुना इतनी ट्रांसमिशन में। देखिए जो भी सेंसिबल और ऑब्वियसली भट्टी का तो बहुत तजुर्बा है यार, इतनी उसने क्रिकेट देखी है, हमने बहुत अरसा इनके साथ गुजारा है। जब मैनेजर होता है तो हम लोग तो तकरीबन हर रात इकट्ठे ही होते थे। मुझे सिर्फ इसलिए मैं देखिए उसका रीजन है,
ये भट्टी ने जो बात की वो बिल्कुल सही इसलिए भी की, आपने अभी तक फखर जमान को उस 6 ओवर का तो एडवांटेज दिया ही नहीं जब 2 फील्डर बाहर होते हैं। फखर की तो बैटिंग ही आती है 5वें 6ठे ओवर के बाद। सो आपने जो एडवांटेज लेना है फखर से, जो बाबर भी फिलहाल नहीं ले सकते, रिजवान ठीक है कोशिश करते हैं, वो बीच में हिट मार देते हैं, तो फखर का एडवांटेज तो यही है ना कि अगर वो फर्स्ट 6 ओवर्स में आपको 60 रन अगर बोर्ड पे दे देता है तो आपकी बाकी मुश्किलें आसान हो जाती है ना। ये बिल्कुल सही कहा कि जो स्कॉटलैंड की बॉलिंग की तरह की बॉलिंग नहीं होगी। अगर आपने आज पहले 6 ओवर्स में अगर आपने 30 से 35 रन किए तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आप 180-90 कर जाएंगे। वो तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बुरा दिन होगा तो आप इतने रन कर जाएंगे, क्योंकि जैम्पा जो बीच में आगे बॉलिंग कर रहे हैं वो विकेट्स ले रहे हैं, आपके हेजलवुड विकेट्स ले रहे हैं। तो जहां जहां आपको विकेट टेकिंग बॉलर्स मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मेरे अपने नजदीक ये बिल्कुल सही है कि अगर आपने 170-80 अपने टारगेट रखा हुआ है वहां तक पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ड्यू फैक्टर बीच में आ जाता है तो ऑब्वियसली आपके लिए बॉलिंग मुश्किल होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमें हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही जाना चाहिए। मैं स्टिल फील करता हूं कि पाकिस्तान जिस तरीके से खेलता हुआ चला आ रहा है, बहुत हाई होप्स हैं सबकी, और हम उम्मीद करते हैं कि उसी फॉर्म को बरकरार रखेगा पाकिस्तान और इसी तरह खेलता हुआ आज का सेमीफाइनल भी खेलेगा इंशाअल्लाह। भट्टी साहब, मैच 50-50 या कुछ एज है पाकिस्तान को 55? मेरा ख्याल में नसीम, पाकिस्तान, मैंने अगर आपको याद हो 2 घंटे पहले जब मेरी आपकी बात हुई तो उस वक्त मैंने कहा था कि पाकिस्तान 45, ऑस्ट्रेलिया 55। अब मैं उलट कह रहा हूं, क्योंकि ये इतनी हमने गुफ्तगू में मैंने सिर्फ ये चीज जहन में मेरे आई है कि इस यूएई की कंडीशंस का पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में बेहतर एडवांटेज है, इसलिए पाकिस्तान 55, ऑस्ट्रेलिया 45। जिंदाबाद भट्टी साहब, वरना अभी 2 घंटे पहले मेरे जहन में आ गई थी। जी हारून भाई। लेकिन मैं भट्टी की इसी बात को आगे लेके जाऊंगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि जो दुबई की पिचेस बनी हुई है ना वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल है। तो ऑस्ट्रेलियन सॉइल में आपको पता है कि हारून भाई जो क्यूरेटर हैं दुबई के, वो भी ऑस्ट्रेलियन है, और टूर्नामेंट का मेजबान इंडिया, ये भी जहन में रखिएगा। जी जी जी, इसीलिए मैंने कहा ना, तो ऑस्ट्रेलियन पिच थोड़ी सी बाउंसी अगर होगी तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा एज जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं स्टिल पाकिस्तान की टीम को बैक करूंगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आप रूल आउट नहीं कर सकते इस मैच से। नसीम, जाते जाते एक आखिरी स्टोरी बता दूं कि 2008 में जब एशिया कप कराची में हुआ, नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान की टीम फाइनल की रेस से आउट हो गई, तो एहसान आराई नेशनल स्टेडियम के क्यूरेटर थे, उसकी ये जिम्मेदारी लगाई गई पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि हम तो बाहर हो गए, भारत को आपने ये फाइनल नहीं जीतने देना। उसने जो नेशनल स्टेडियम की पिच बनाई, अगर आपको याद हो, उस पर अजंता मेंडिस ने 6 आउट किए और श्रीलंका वो फाइनल जीत गया। भट्टी साहब, लेकिन वो पिच बनवाने वाले तो बराबर में ही बैठे हुए हैं आपके। उस वक्त तो पिचेस वगैरह सब इन्हीं के अंदर में थी। नहीं थी, लेकिन वहां भी कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा इन चीजों का। नहीं, बहुत कोई और दूसरा मोहन सिंह नहीं चाहिए, अमनो अमान के साथ हो जाए, यही बहुत बेहतर है, क्योंकि अभी सब मोहन सिंह को ही मिस कर रहे हैं। क्यूरेटर अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम पे, वो तभी मौत होगी बेचारों की जो हो गई होगी। क्रिकेट के हवाले से जुड़ी हुई चीजें आज भी लोग बॉब वुडनर के हवाले से सवाल करते, और बटो टाइम भी बहुत करीब से जाके देखा हुआ है, इतना करीब से देखा हुआ है कि जिन्होंने बहुत कम लोगों ने, वो खबर भी भट्टी साहब ने ब्रेक की थी, वो जो हिस्टोरिकल खबर थी कि बॉब वुडनर अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन हारून भाई, आपको पता है कि टाइम हमारा हेडलाइन तो हो गया है और हमने चैनल में रहना है, तो फिर प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच हारून रशीद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआ यही है कि शाहीनों की परवाज बहुत बुलंद होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज मैच जीतेगी, सेमीफाइनल में मैदान मारेगी और संडे को फाइनल खेलेगी अगेंस्ट न्यूजीलैंड। लेकिन पहला मैच जीतना है, टॉस के लिए सब लोग दुआ करें, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर जल्द आपसे फिर टिल देन, अल्लाह ने के बाद।